हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IRG एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहे अंत तक इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, उसके विस्तार, फैलाव, व्यापार, व्यवसाय और उसके अंत के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति होती कैसे है और इसकी जो क्षेत्रफल का विस्तार है वो किन किन देशों के बीच में था और हमारे भारत में ये किन किन जगहों पे था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में लगभग ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में पूरा विस्तृत था ये सभ्यता। इसमें क्षेत्रफल लगभग इसका माना जाता है 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अभी तक जितने भी स्थल ज्ञात हुए हैं उनके आधार पे कहा जा सकता है। हो सकता है कि ये क्षेत्रफल बढ़ेगा भी, क्योंकि अगर बाद में इसके कुछ और स्थल का खोज होता है तो फिर क्षेत्रफल भी उसके हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो इसके विस्तार अगर हम देखेंगे डायरेक्शन के हिसाब से, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कहाँ कहाँ तक था। तो फ्रेंड्स, उत्तर में यह चिनाब नदी तक फैला हुआ था, जिसमें हम बोल सकते हैं कश्मीर के मांडा जिले तक, और दक्षिण में यह गोदावरी नदी तक था, अर्थात महाराष्ट्र के दैमाबाद जगह तक था। उसके अलावा पूर्व में यह हिंडन नदी के छोर तक था, जिसमें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उस स्थान तक था। इसके अलावा पश्चिम में यह सुतका गेंडोर नाम का जगह है जो बलूचिस्तान में वर्तमान में पड़ता है, और ये जो नदी है वो दासक नदी बोलते हैं, उसके क्षेत्र तक था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा की अगर बात करेंगे तो ये लगभग 1300 किलोमीटर तक फैलाव था इसका, और इसकी सभ्यता की पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर था। उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार इसका 1400 किलोमीटर था। और कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो पहले भी बोले हैं कि लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब खोजा जाने वाला जो पहला स्थल है वो हड़प्पा है, और हड़प्पा आप सभी को पता भी होगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। जिस टाइम इसका खनन हुआ था, खोज हुआ था, उस टाइम तो विभाजन नहीं हुआ था हमारे भारत और पाकिस्तान का, तो उस टाइम इसको भारत में ही बोल सकते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी कई तरह से किया गया है, जिसमें हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको सरस्वती सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, और या फिर प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी बोलते हैं इसको। इसको अगर हम देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला सबसे पहला स्थल था, और इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खोज एवं उत्खनन किया गया तो अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र से ही प्राप्त हुए, और इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसी टाइप से हम आगे देखते हैं सरस्वती सभ्यता क्यों बोला जाता है। तो सरस्वती सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हुई, जो प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अतः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता उपनाम से भी जाना जाता है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता या फिर प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है, तो चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु सभ्यता के उत्खनन से पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि का भी प्रमाण मिला है। इस प्रकार इस आधार पर हम नगरीय विशेषताओं को धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीय सभ्यता या फिर नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता देख लेते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन मिलाकर बने कांसे के उपकरण बड़े पैमाने पर खोज हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में भारत पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में
मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी और तांबा में ही टीन को मिलाकर वे लोग कांसा तैयार कर लिया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ समकालीन सभ्यताएं और भी थी, तो इसमें से हम देखते हैं कुछ प्रमुख का, जिसमें है मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फिर नील नदी घाटी की सभ्यता भी बोल सकते हैं, जिसको इजिप्ट भी बोला जाता है। चीन में ह्वांगहो नदी घाटी सभ्यता, इसके साथ सिंधु घाटी से कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए मतलब ज़्यादातर हम चीन सभ्यता को काउंट नहीं करते हैं। इसके अलावा एक ग्रीक की सभ्यता, रोमन की सभ्यता भी था, लेकिन इसका कोई खास प्रमाण नहीं मिला, इस वजह से हम इसके बारे में भी चर्चा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में भी स्पष्ट एवं प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, तो कालक्रम के बारे में भी केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ये लगभग 4700 ईसा पूर्व माना जाता है, हम लोग लगभग 5000 वर्ष मान सकते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का अब उत्पत्ति देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो कुछ विद्वानों इतिहासकारों का मत है अलग अलग है, जिसमें कि हम 3 टाइप के मत देखते हैं, जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता या विदेशी सभ्यता से उत्पत्ति बताई जाती है, या फिर ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है, ये देसी मत है। और इसके अलावा भारत के सोथी सभ्यता भी इसको बोला जाता है, या ये भी हमारा देसी मत है। तो फ्रेंड्स, इस पे हम विस्तार से चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहेंगे इस पे ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए इन तीनों टॉपिक पे, तो मैं फिर दूसरा वीडियो एक जो थोड़ा ज़्यादा देर का बनाऊंगी। अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में मतलब सोथी सभ्यता से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का निष्कर्ष क्या है। तो इसका निष्कर्ष है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की मौलिक सभ्यता थी, जिसके उद्भव एवं विकास का प्रमुख केंद्र बिंदु व्यापार था। व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहले आपस में जुड़ते गए तथा साथ ही एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को अपनाते गए। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो हमने पहले ही देख लिया है। इसमें अब हम कुछ भारतीय राज्य की बात कर लेते हैं कि भारत में ये कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है। तो भारत के राज्यों में ये जम्मू और कश्मीर में है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, और फ्रेंड्स गुजरात में ये सबसे ज़्यादा स्थल ढूंढे गए इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी है, जिसमें 7 नगरीय स्थल माना जाता है और अन्य भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 7 नगरीय स्थल जो है हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हड़प्पा देखेंगे। हड़प्पा तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। लोथल, धौलावीरा को देखेंगे तो ये गुजरात में है। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा है चन्हूदरो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके अलावा बनवाली, ये हरियाणा में है। तो फ्रेंड्स, ये है 7 नगरीय स्थल जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और उस टाइम के संपन्नता और विस्तार के स्थिति में भी। तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलाकर है ये सभ्यता। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ ऐसे जो स्थल है प्रमुख, उसके कुछ नदी तट भी देख लेते हैं कि ये जो स्थलें हैं ये कौन सी नदी के तट पे बसाए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये सिंधु नदी, सबसे पहले हम सिंधु नदी का बात करते हैं। तो सिंधु नदी के तट पर कौन कौन से स्थल थे। तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, आमरी, अली मुराद, अल्लादीनी, कोटदीजी, ये सारे जो स्थल है ये सिंधु नदी के तट पे थे। इसके अलावा चिनाब नदी के तट पे देखते हैं तो चिनाब नदी के तट पे मांडा जो स्थान है वो स्थित था। रावी नदी के तट पे बात करते हैं तो वहाँ हड़प्पा सभ्यता थी। सतलज नदी के तट पे टोपर सभ्यता थी। घग्गर नदी के तट पे बनवाली, राखीगढ़ी, कुनाल, कालीबंगा, ये सब सभ्यता सरस्वती या घग्गर नदी के तट पे थी। भोगवा नदी के तट पर लोथल था।
हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, ताप्ती नदी के तट पर मालवान, भादर नदी के तट पर रंगपुर, गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, तास्क नदी के तट पर सुतका गेंडोर, सादीकौर नदी के तट पर सुतका कोह। फ्रेंड्स, यहाँ पे सुतका गोंडेर और सुतका को दोनों अलग अलग स्थान है और दोनों अलग अलग नदी के तट पे स्थित है। और किम, जो कि किम नदी के तट पर मेघम स्थल स्थित था। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम योजनाबद्ध कहा जा सकता है, अभी के अपेक्षा भी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक माना जाता है उसकी नगर नियोजन की व्यवस्था, भवनों का योजनाबद्ध ढंग से निर्मित करना, सुनियोजित नगर व्यवस्था। समकालीन जो सभ्यता थी वहाँ से भी ऐसी नगर नियोजन का जो सभ्यता था वो प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा जो वहाँ की सड़कें और नालियाँ थी ये भी काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से हुआ था। इसके अलावा सड़कों की ग्रिड प्रणाली विद्यमान थी, उसमें प्रत्येक नगर अनेक खंडों में विभाजित था। सड़कें सीधी रेखा में थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और भवन निर्माण देखेंगे तो भवन निर्माण सड़कों नालियों की तरह भी मकान की भी सुनियोजित व्यवस्था थी। मकान कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार की ईंटों के निर्मित होते थे और आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार मकान 2 मंजिले भी होते थे। 2 मंजिला मकानों में सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। लगभग प्रत्येक घर में जल की पूर्ति के लिए कुआं होता था। रसोई के अलावा घर में आंगन, स्नानागार, शौचालय भी बने होते थे। आंगन कच्ची ईंटों से बना होता था, किंतु केवल कालीबंगा से आंगन के पक्की ईंटों से बने होने के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो में स्नानागार तथा शौचालय एक साथ बने हुए हैं, जो वर्तमान की प्रणाली के अनुरूप है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं जो आजकल अटैच बाथरूम और लैट्रिन बनाया जाता है उसी टाइप से उस टाइम भी स्नानागार और शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी। और अगर हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति की, तो यहाँ की सामाजिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक तो पढ़ा नहीं गया है, लेकिन उसके कुछ चित्रात्मक लिपियाँ थी जो हमें समझ में नहीं आती थी। उन लोगों के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी थी, बट हमें वो चीज़ समझ नहीं आई है। और अगर वेशभूषा की बात करेंगे तो वहाँ पे सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। लोथल से कपड़ों की रंगाई के कुंड भी मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे सूती वस्त्र भी प्रचलन में थे। अब यहाँ की हम अगर महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, उत्खनन के दौरान यहाँ स्त्री की टेराकोटा की मूर्तियाँ अधिक प्राप्त हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ तत्कालीन समाज मातृसत्तात्मक था। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो फैक्ट है ना मातृसत्तात्मक का, ये बहुत ही बड़ा है अपने आप में, क्योंकि अभी भी हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम समझिए कितना ज़्यादा लोगों की मानसिकता, लोगों के विचार व्यवहार अलग था अभी के समय से। वो लोग स्त्री को ज़्यादा महत्व देते थे और मातृसत्तात्मक वहाँ का समाज था। तो हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। तो अतः तत्कालीन समाज में स्त्री को उर्वरता और शक्ति के रूप में अर्थात जननी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ अगर विवाह की बात करेंगे तो वहाँ बहु विवाह का भी प्रचलन और पर्दा प्रथा इस प्रकार का प्रचलन नहीं था। और खान पान देख लेते एक बार, तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। और वहाँ के लोग हड़प्पा से लगभग गेहूँ एवं जौ, बनावली से जौ, उसके अलावा कालीबंगा से सरसों, इस प्रकार से सभी जगह से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई है जिसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के लोगों का भोजन किस प्रकार का था। इसके अलावा फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में भी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति है जो उसकी खुदाई के दौरान अवशेष इस समाज की धार्मिक स्थिति को प्रकट करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि धार्मिक पक्ष को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। उस टाइम मातृदेवी पशुपति तथा वृषभ की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से पशुपति की एक मोहर प्राप्त हुई है। इसमें हाथी, गैंडा, भैंसा एवं पैरों की तरफ 2 हिरणों के चित्र अंकित मिले हैं। इसके अलावा मनोरंजन का बात करेंगे
तो मनोरंजन, वहाँ पे लोग शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना, शतरंज, ढोल, नृत्य, गाना, गीत, जुआ खेलना इत्यादि मनोरंजन के भी साधन उपलब्ध थे। और ये सब प्रमुख कारणों में से है। और वहाँ की आर्थिक स्थिति थी जो कि कृषि भी थी। इसके अलावा लोग व्यापार भी करते थे, अपने देश से अलावा दूसरे देशों के साथ भी करते थे। शिल्प एवं उद्योग भी था, पशुपालन था। इन सब से उन लोगों को आय प्राप्त होती थी, जिससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति। फ्रेंड्स, हम अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में। और पतन के संबंध में विद्वानों का क्या मत है और कौन से विद्वानों ने क्या कहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मार्के। ये लोगों का कहना है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। और जॉन मार्शल का एक दूसरा भी मत है जिसमें बाढ़ के भी कारण बताए गए हैं। तो जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैकल, इसके अलावा एसार रा, इन तीनों का मत है कि हो सकता है बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया हो। इसके अलावा मलेरिया के भी कुछ ऐसे साक्ष्य बताए जाते हैं और विद्वानों का मत है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों में मलेरिया के भी साक्ष्य मिले। तो इस आधार पर कुछ विद्वानों ने मलेरिया का भी कारण बताया है कि मलेरिया की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। इसके अलावा आर्यन स्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन का कारण बताया है। तो अमलानंद घोष और आर्यन स्टाइन का मतलब है, कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ है। अर्थात वहाँ पे अचानक से या तो गर्मी बढ़ गई होगी या फिर सर्दी बढ़ गई होगी या फिर ऐसे कुछ जलवायु परिवर्तन हुए होंगे जिसमें कि मनुष्यों को जीवित रहने की परिस्थिति संभव नहीं हो पाई होगी। तो एक तो ये कारण हो गया। इसके अलावा टी.एच. लैम्ब्रिक, ये भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी हो सकता है कि इस सभ्यता का पतन हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि इस सभ्यता का अंत जनसंख्या वृद्धि से कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें बात करते हैं कि अचानक से अगर जनसंख्या का विस्फोट होता है तो वहाँ पे हर चीज़ की किल्लत हो जाती है, खाने से लेकर रहने तक का एवरीथिंग। तो इसमें भी संकट आ सकते हैं। इसके अलावा जॉन डेल्स का कहना है कि वहाँ पर विवर्तनिक हलचल हुआ होगा। ये एक भूवैज्ञानिक या भौगोलिक कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अमलानंद घोष का एक और कहना है कि नदी मार्ग में परिवर्तन की वजह से भी इस सभ्यता का अंत हो गया हो। और कुछ बचे खुचे लोग हो सकते हैं कि दूसरे देशों में पलायन कर गए हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना आप सब।